स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। पूरे टेस्ट को आप बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। टेस्ट में हमने 15 क्वेश्चन रखा है और वीडियो के आखिर में आप हमें जरूर बताइएगा कि इस 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए, एक आसान सा क्वेश्चन है। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन काल के गणितज्ञ हैं, कौन बौधायन, इनके बारे में सही है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा कि इन्हें सुलभ सूत्रों का सबसे प्रारंभिक लेखक माना जाता है, जिनका उपयोग यानी सुलभ सूत्र का उपयोग वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विधियों के सटीक निर्माण के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है। इन्होंने 2 के वर्गमूल का लगभग में सटीक वैल्यू बताया था, सबसे पहले ये भी सही है। इन्होंने पाई का लगभग में सटीक वैल्यू दिया था, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा सही जवाब। अब आप करोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो देखिए जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है वहाँ पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक दिया है भारतीयों की उपलब्धियां। ठीक है, भारतीयों की उपलब्धियां, तो ये प्राचीन भारतीयों की उपलब्धियों से सवाल बन सकता है। अब देखिए, अगर हम बौधायन की बात करते हैं तो ये प्राचीन भारत के एक गणितज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने जो है साथ इन्हें जो सुलभ सूत्र है इसका सबसे प्रारंभिक लेखक माना जाता है। और सुलभ सूत्र का प्रयोग कब करते थे, तो जब वैदिक यज्ञ बनाते थे तो यज्ञ की जो ये विधि होती थी इसको सटीक रूप से मतलब इसका पूरा मेजरमेंट करके तब इसको बनाया जाता था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बौधायन के द्वारा ही सबसे पहले जो ये पाई होती है इसका वैल्यू लगभग में सटीक वैल्यू दिया गया था। और इन्होंने 2 की वर्गमूल का भी सबसे पहले सटीक ज्ञान दिया था, जो कि 570/408 इन्होंने बताया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, करा के निम्नलिखित में से किस भारतीय ने विचार दिया था कि परमाणु एक अविनाशी कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। बाद में आप देखेंगे तो डाल्टन ने यही अपने परमाणु सिद्धांत में भी बताया था। तो सबसे पहले कोई भारतीय है जिसने ये बात कहा था कि भाई जो परमाणु होता है वो अविभाजित कण होता है, वो किसने कहा था, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऋषि कणाद ने कहा था। इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट। देखिए 2 जन का नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा, एक तो ऋषि कणाद और एक ऋषि चरक। ऋषि कणाद जो है साथी, इन्हें कणाद का मतलब होता है परमाणु का भक्षक। आप देखेंगे तो परमाणु सिद्धांत के प्रणेता वो ऋषि कणाद को माना जाता है साथी। और इन्होंने ही सबसे पहले विचार दिया कि जो परमाणु होता है वह एक अविनाशी कण होता है, इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कणाद के इसी विचार को बाद में डाल्टन ने साइंस के रूप में सिद्ध किया और अपने सिद्धांत में बताया। इसी तरह से एक और बहुत बड़े चिकित्सक रहे जिनका नाम है चरक। इन्हें साथ ही भारतीय चिकित्सक का जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है पर पूछेगा नहीं। इन्होंने क्या किया, चिकित्सा पर चरक संहिता की रचना की है, ध्यान रखिए। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सक थे एक सुश्रुत, इनके बारे में सही है। अब देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी उस समय था, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए किस तरह से डॉक्टर हुआ करते हैं, सुश्रुत हुआ करते हैं प्राचीन काल में। ठीक है, तो कह रहा है कि इनका जो ग्रंथ है वह सुश्रुत संहिता है, जो कि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर आधारित है। बिल्कुल सही है। ये जो है सुश्रुत जो है वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में, सोचिए उस समय मोतियाबिंद जो आंख की बीमारी है उसके ऑपरेशन के बारे में जानते थे, ये भी सही है। सुश्रुत को हम सर्जरी का जनक या प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहते हैं, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए सवाल जब घुमाएगा ना तो आपको यहाँ पे 1 बना देगा, यहाँ पे 2 बना देगा और यहाँ पे 3 बना देगा, और फिर आपसे कहेगा कि केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 2 और 3 सही है, समझ रहे, इस तरह से केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे घुमा घुमा के देगा, तो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, इन सब बातों को। अब देखिए अगर हम बात करेंगे सुश्रुत को लेकर के, तो इन्होंने किसकी रचना की है, सुश्रुत संहिता की रचना की है। ठीक है, इनकी जो ये सुश्रुत संहिता है ये पुस्तक है, यह चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर बेस्ड है। सुश्रुत स्वयं साथी वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। इन्हें सर्जरी का जनक भी बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी इनको कहते हैं। यहीं पर एक और व्यक्ति हैं आर्यभट्ट, इनके बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं। ग्रहों की कक्षाओं की गणना के बारे में बताया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी इन्होंने की है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की गणना इन्होंने बताया। पृथ्वी की परिधि का मेजरमेंट भी इन्होंने किया। तो इनके बारे में प्लीज आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, इसको लगाइए थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। करा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंच सिद्धांतिका की रचना की गई थी, और इन्होंने भूकंप पर सिद्धांत भी दिया था। तो ये सवाल सीधे पूछा जा सकता है कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखा था। तो याद रखेंगे सही जवाब हो जाएगा आपका वराह मिहिर, यानी पहला हो जाएगा आपका प्रश्न का। ठीक है, तो वराह मिहिर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करेंगे वराह मिहिर को लेकर के, तो इनका जन्म गुप्त काल में अवंती के क्षेत्र में हुआ था पहली बार। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। इसमें 5 सिद्धांत बताए, जिनमें से एक था सूर्य सिद्धांत,
रोमक सिद्धांत, पॉलिसास सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पैटमाह सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत को ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया, त्रिकोणमितीय सूत्र दिए हुए हैं आर्यभट्ट की साइन सारणी, ठीक है, में सटीकता से इन्होंने सुधार भी किया हुआ है। किसने, वराहमिहिर ने, ध्यान रखेंगे। इन्होंने विषयों के स्थान परिवर्तन, ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रकृति के भी बारे में बताया है। तो देखिए यहाँ बहुत ध्यान रखना होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने पहले बताया, ठीक है। इन्होंने बृहत संहिता और वृतक जातक नामक 2 रचनाएं भी करी हुई हैं। भूकंप सिद्धांत भी दिया हुआ है, किसने, वराहमिहिर ने, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गणित और खगोल विज्ञान पर लिखे गए ब्रह्म स्फोटक सिद्धांत की रचना की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा आ सकता है ऐसा थी कि ब्रह्म स्फोटक सिद्धांत किसने लिखा, तो इसकी रचना ब्रह्मगुप्त ने किया हुआ है। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। देखेंगे ये कौन थे, ब्रह्मगुप्त कौन है, तो ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। ये शून्य के साथ गणना करने के नियम देने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। गणित और खगोल विज्ञान पर इनकी पुस्तक है ब्रह्म स्फोटक, ठीक है, और इनकी पुस्तक है खंड खाद्यक। ये दोनों पुस्तक इन्हीं के, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले बताया ब्रह्मगुप्त ने कि भाई पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है। खगोलीय पिंड की दूरी की गणना करने की विधियों पर इन्होंने काम किया था, किसने, ब्रह्मगुप्त ने। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की गई थी। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय कहा जा सकता है इन्हें। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा था और इसे आप इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम भास्कर प्रथम की बात करें, इन्हीं को ही हम, इन्होंने महाभास्करीय और लघु भास्करीय ये 2 ग्रंथ लिखा, जबकि भास्कर द्वितीय जिन्हें हम भास्कराचार्य कहते हैं, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा हुआ है। और इन्होंने अंक गणित, बीजगणित, ग्रहों और गोलों की गति, इस पर बेस्ड था साथी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में हम अंक गणित भी पाते हैं, ठीक है, बीजगणित, ग्रहों की गति और गोला जो स्फीयर है साथी, इसके बारे में ये जानकारी हमें सिद्धांत शिरोमणि से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। यहाँ पे सवाल ऐसे बनेगा 1 और ये 2 और इस तरह से बनेगा साथी 3, तो बी केयरफुल। और उसके बाद कूट दे देगा आपसे, कहेगा कि 1 और 2 सही है, ठीक है। आगे चल के मैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व कराऊंगा, 2 और 3 सही है, ठीक है, और इस तरह से साथी 1 और 3 सही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे बना के देगा, तो कूट करके देगा, इसे थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, पर इसको इजिली सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी जो सीवी रमन है, इनको 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही है। जो HR खुराना है यानी हर गोविंद खुराना जो है साथी, ठीक है, इन्हें 1968 में आनुवांशिक संहिता की व्याख्या के लिए और प्रोटीन संश्लेषण में इसका क्या रोल है उसके लिए काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बात भी सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी S चंद्रशेखर, ब्लैक होल वाला जो केस है, इनको साथी 1983 में कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ सही था। अब चूंकि हमें पूरा आपको पढ़ाना है, इसलिए हमें अक्सर ऐसा स्टेटमेंट्स करते हैं, पर आगे से वीडियो में मैं बता दूंगा कि इस तरह से स्टेटमेंट बनाएं जो पेपर में हुबहू छप जाए, है ना। देखो ये 3 जन का नाम याद रखना, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और इनको 1968 में, इनको 1983 में। सीवी रमन को काहे के पुरस्कार मिला, तो आप जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मिला है, ठीक है। हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक के क्षेत्र मिला है, जबकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ब्लैक होल के गणितीय सिद्धांत के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार साथी मिला है। और इन्हीं के नाम पे आप जानते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा जब तारे की गति 1.5 ऊर्जा जो है वेट जो है इसके से ज्यादा होने लगता तब चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा माना जाता है। तो ये चंद्रशेखर सीमा जो स्टार से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा एक बार ऐसे ओवरव्यू याद रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्यों है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा अड़तिया टाइप का क्वेश्चन है, तो कारण किसे जाना जाता है, पहली जो हमारे यहाँ केमिकल की कंपनी बनी थी उसको लिए, ठीक है। तो प्रफुल्ल चंद्र राय, यहाँ पे जो आपका सही जवाब बनेगा वो हो जाएगा बी, राइट आंसर, ठीक है। देखो अगर हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय को लेकर के, तो कौन थे भाई, तो ये शिक्षाविद हैं और रसायनज्ञ हैं। अपने घर पर ही 1901 में इन्होंने क्या किया, भारत की पहली दवाखाना बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी, अपने घर पर ही बना दिया था भाई साहब ने, ठीक है। विक्रम साराभाई के बारे में आप जानते हैं, ठीक है,
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनको बोलते हैं साहब। इन्होंने भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इन्हीं के समय में 1969 में लॉन्च किया गया था। मतलब इन्हीं के कई परियोजनाओं में से एक आर्यभट्ट भी था। आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जो SITE ये एक प्रकार का सैटेलाइट था, ये 1975 क्षेत्र में लॉन्च किया गया। 1962 में विक्रम साराभाई को भौतिक के लिए भटनागर मेमोरियल पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखेंगे। 1966 में इन्हें पद्म विभूषण दिए। देखिए ये सवाल ना कोड करके ही पूछेगा, जब भी पूछेगा ना ये सीधे फैक्ट आपसे पूछ लेगा, सीधे फैक्ट पूछेगा कि ये सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, सीधे बताओ। तो भाई वहां संभाल लेना है ना, यहाँ से पढ़ के जाना, वहां संभाल लेना। अगला क्वेश्चन करा कि जीन एडिटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको जीन के बारे में तो जानकारी होगा ही, ठीक है। इस तरह से आप जानते हैं साथी जो होता है जीन होता है, ठीक है। DNA के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। DNA RNA पढ़ा होगा, सेल के अंदर होता है और इसी के अंदर सारा पूरा फंडामेंटल रोग बीमारी जानकारी सूचना सब कुछ पेड रहता है उसी जीन के अंदर, है कि नहीं है। तो ये इस टाइप का होता है जीन, ये तरह का। जीन एडिटिंग का क्या मतलब होता है। जीन एडिटिंग का मतलब होता है कि जो अपना जीन है ना उसमें एडिट करना है, ठीक है। मतलब कि कोई जीन अगर खराब हो जाएगा तो उसको रिप्लेस कर दिया जाना। ये मतलब इतना आसान तो नहीं है पर अभी लोग कर रहे हैं, डॉक्टर ने इसकी खोज करी हुई है और जीन को एडिट करने की बात चल रही है साहब, इस पर पूरा काम चल रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह से जीन रहता है। अभी क्या होता है जीन एडिटिंग में क्या होता है कि जो खराब जीन होता है ना इसको रिप्लेसमेंट, मान लो कोई जीन यहाँ पे खराब हो गया तो इसको क्या करते हैं डॉक्टर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मान लो यहाँ से खराब हो गया तो ऐसे ही बना करके आर्टिफिशियल इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये पूरा लंबा प्रोसेस है पर बोलते हैं इसी को जीन एडिटिंग है। अब जीन एडिटिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। सपोज करिए कि आपको कोई जेनेटिक्स बीमारी हो, जाहिर सी बात है आपकी कोशिका के अंदर ही वो बीमारी होगी, तो क्या कर सकते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई पौधा हो उसका जीन बदल सकते हैं, समझ रहे हैं। जीन बदल देंगे तो जिनसी बदल जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि यार यहाँ के नेपाल के लोग थोड़ा छोटे छोटे होते हैं, देखो मैं आलोचना नहीं कर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि नेपाल का लोगों का जो जीन्स है, ठीक है, वो ऐसा ही है। वेस्ट इंडीज के लोग थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं वेस्ट इंडीज का जीन्स ला करके यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहाँ के लोग भी बड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। खतरनाक काम हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यही है भाई जीन एडिटिंग। अब समझ लो कि क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निकी है जिसमें DNA का जो सीक्वेंस होता है वही जो तार वाला सिस्टम है वो, ठीक है। इसको क्या करते हैं एक या अधिक स्थानों पर क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें किसी एक क्षार को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं या एक नया जीन भी डाल सकते हैं। अच्छा जब नया जीन डाल देंगे ना तो जिसमें डालेंगे वो जेनेटिक कहलाएगा साहब, वो क्या कहलाएगा जेनेटिक कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे नॉर्मल चेंज करेंगे अंदर में तो कुछ नहीं, पर नया जीन डालेंगे तो जेनेटिक बन जाएगा, है ना। अब जरा से देखेंगे जीन में तो सोमैटिक जीनोम एडिटिंग ये क्या करता है उन कोशिकाओं में बदलाव किया जाता है इसमें जो युग्मक नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप देखेंगे कि जो जीन है जीन एडिटिंग दो तरह से होता है, एक आपका सोमैटिक वाला हो गया, ये बताएंगे, ठीक है। तो सोमैटिक में क्या करते हैं कि उन कोशिकाओं में चेंज करते हैं जो युग्मक नहीं बनाते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन में ये इस तरह का एडिटिंग नहीं जाएगा, जो बदलाव करेंगे वो उसी जनरेशन में रह जाएगा, उसी जनरेशन में सुधार करेगा, अगले जनरेशन में नहीं पहुंच पाएगा। समझिए पूरी घटना, ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। समझिए जीन एडिटिंग क्या होता है, तो पहले तो जान लो जीन क्या होता है यार। जीन होता है जो आपका DNA होता है ना, इसकी जो मूल इकाई होती है साहब, इसमें क्या होता है, इसमें समस्त आनुवांशिक सूचना रहता है। काला गोरा छोटा बड़ा कैसे बनोगे, कितना दिमाग होगा, माई दादा का सब कुछ इसके अंदर रहता है, बताना नहीं है। जीनोम क्या होता है भाई, जीनोम क्या होता है कोशिका में जो DNA होता है, DNA निर्देशों का संपूर्ण समूह क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। जीन एडिटिंग क्या कहलाता है साहब, यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें DNA का जो सीक्वेंस होता है उसको एक या अधिक स्थानों पर हम चेंज कर सकते हैं साहब, है ना। इसमें किसी एक क्षारक को हटाना, बदलना या नया जीन डालना शामिल हो सकता है। सोमैटिक जीन एडिटिंग और जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग ये दो टाइप्स होते हैं। सोमैटिक जीन एडिटिंग में क्या होता है कि इनमें उन कोशिकाओं में बदलाव किया जाता है जो युग्मनज या गैमेट्स मतलब शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनाते हैं। यानी अगर इस तरह का एडिटिंग आप करेंगे तो इसका प्रभाव आगामी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग करते हैं तो जनन कोशिका भ्रूण में आनुवंशिक परिवर्तन करता है और इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्या उपयोग है जीन एडिटिंग का, क्या लाभ मिल सकता है, तो इससे आप देखिए आनुवंशिक रोगों का उपचार कर सकते हैं, है कि नहीं है।
कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं उनको लक्षित करके प्रतिरक्षा कोशिकाओं का हम संपादन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए कैंसर में फायदा। फसल सुधार आप कर सकते हैं, जैसे अधिक उपज देने वाली जो किस्म है या फिर सूखा सहिष्णुता वाली जो फसल है उनमें हम साथी थोड़ा सा उनके जीन में परिवर्तन करके फायदा उठा सकते हैं कि नहीं। जैव ईंधन जैसे जैव एथेनॉल और जैव डीजल के कुशल उत्पादन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे एजोबैक्टर है इनको हम लोग अभियांत्रिकीकरण यानी इसका हम लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कितना खतरनाक प्रोसेस कर सकते हैं, हो भी रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए जीन एडिटिंग के बारे में, तो भाई क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं। अनुवांशिक रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज, आप इसको ठीक कर सकते हैं, अनुवांशिक बीमारी है। अब आप सोचिए कौन कौन सी बीमारी अनुवांशिक है, उन सबको ठीक किया जा सकता है आने वाले समय में, ठीक है। कैंसर थेरेपी, ठीक है। आप देखें कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं का आप संपादन कर सकते हैं, भाई जीन ही तो बदलना है। फसल में सुधार जैसे अधिक उपज देने वाली किस्म जो है उसमें थोड़ा सा उसके जीन में बदलाव करके उसका दाना मोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कश्मीर विश्वविद्यालय ने ऐसा किया था। अभी क्या वहाँ का एक मेमना था, उस मेमने को मध्य एशिया के मेमने का कुछ ला करके चेंज कर दिए, तो जम्मू कश्मीर का जो मेमना है उसका जो वेट है साथी, उसका जो भार है वो ज्यादा हो गया, मध्य एशिया के मेमने के बराबर हो गया। अभी हाल ही में ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया हुआ है। तो अब जब भी आप न्यूज पढ़ना ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग जब भी सामने आए तो मजा आ जाए पढ़ करके उसको, ठीक है। जैव ईंधन में क्या, बायो जो ईंधन है उसमें क्या, जैसे जैव एथेनॉल बनाना है या जैव डीजल बनाना है, तो उसके लिए हम जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हम अभियांत्रिकीकरण कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन में जैसे तेल के रिसाव, भारी धातु को साफ करने के लिए रोगाणुओं का संपादन किया जा सकता है, ये भी जीन एडिटिंग से ही संभव है, ठीक है। अगला चर्चा में था बिरसा 101, भाई ये क्या है। तो अभी क्या भारत में सिकल सेल के लिए यह स्वदेशी क्रिस्पर आधारित एक जीन थेरेपी है। करा क्या, जो बिरसा 101 है दरअसल ये एक जीन थेरेपी है जो कि सिकल सेल डिजीज यानी सिकल सेल बीमारी के लिए बनाया गया। सेकंड करा है इस जीन थेरेपी का विकास जो हमारी CSIR है, CSIR जीनोमिक और संवेद जीव विज्ञान, ठीक है, जो आपका संवेद, ठीक है, जीव विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है, सही है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इसका नाम बिरसा 101 पड़ा है। सभी स्टेटमेंट आपके यहाँ सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखो यार ये क्या है, अभी क्या सिकल सेल डिजीज आप जानते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग 2027 तक, सॉरी 47 तक भारत से जो सिकल सेल है ना इसको हम खत्म करेंगे। सिकल सेल क्या होता है आप जानते हैं, यह हीमोग्लोबिन के जीन में क्या करता है, उत्परिवर्तन कर देता है, और जिससे जो हमारा हीमोग्लोबिन है साथी, ठीक है, वो टेढ़ा बन जाता है, ऐसे हंसिए का आकार का बन जाता है, ठीक है। और इससे आप जानते हैं एनीमिया रोग होता है, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, आंख, हड्डी और मस्तिष्क को हानि पहुंचता है, ठीक है। भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए पहली स्वदेशी अपने देश का बना हुआ क्रिस्पर आधारित, ठीक है, माने CRISPR, ठीक है, इस पर आधारित थेरेपी का अनावरण किया है, और इस थेरेपी का नाम रखा है बिरसा 101, दवा है समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। और ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर रखा गया है। थेरेपी है CSIR जीनोमिक और संवेद जीव विज्ञान संस्थान यानी IGIB के द्वारा विकसित किया गया है, और आप जानते हैं भारत का लक्ष्य है 2027 तक सिकल सेल को समाप्त करना। देखो यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा सकता है कि यही कि बिरसा 101 क्या है, तो आसान भाषा में आपसे सवाल पूछेगा। मैंने इतना सब इसलिए बताया कि कुछ भी पूछे तो आप जो है लपेट देना। अभी क्या हमारे यहाँ आप जानते हैं GM फसल है, GM मतलब कि वही जेनेटिक मॉडिफाइड, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल होती है, सही है, बिल्कुल सही है भाई, है ना, सही है। भारत में बीटा कपास, ध्यान रखिएगा, एकमात्र GM फसल है जिसकी खेती को अभी मंजूरी गवर्नमेंट ने दिया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ये क्या करता है कि अगर आप फसाई की मंजूरी के बिना कोई GM खाद्य का आयात करते हैं या विनिर्माण करते हैं या फिर उपयोग करते हैं या फिर बिक्री करते हैं, तो ये भाई साहब कौन, ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये उस पर रोक लगाता है। तो सवाल घुमा फिरा के पूछेगा तो बस ध्यान रखना होगा इसको, ठीक है। सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है साहब। अगला बार देखिए GM क्रॉप्स की बात करते हैं तो समझ में तो आ गया होगा कि आप देखो अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल होगा, इनमें क्या करते हैं, इनके DNA का वांछित गुण का समावेशन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदलाव किया गया होता है।
ट्रांसजेनिक्स क्या है? यह अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों की पद्धति है। इसके तहत किसी फसल में किसी अन्य प्रजाति का एक या अधिक डीएनए अनुक्रम कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, इसी को हम ट्रांसजेनिक्स बोलते हैं। भारत में बीटा कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसकी खेती को अभी मंजूरी दिया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 फसाई की मंजूरी के बिना जीएम खाद्य के आयात और विनिर्माण उद्योग पर क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। अगला, गवर्नमेंट ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है। कब लॉन्च करी हुई है आपसे पूछ रहा है, तो भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था, इस वाले प्रोजेक्ट को 2020 में। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर के, तो इसकी शुरुआत 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता का मापन करना है। इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी डेटा को भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में संग्रहित किया गया। अरे वो सवाल क्या पूछेगा? ये सवाल ये पूछेगा कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ है, तो बताना फरीदाबाद में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र यह जो है आपका फरीदाबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय जीव विज्ञान डेटा भंडार है। तो आपसे पूछेगा भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा हरियाणा, है पर हरियाणा। ठीक है, अगला फेनोम इंडिया परियोजना, गवर्नमेंट ने इसको भी लॉन्च किया था। पूछ रहा भैया कब लॉन्च किया था? फेनोम इंडिया परियोजना, तो फेनोम इंडिया परियोजना सरकार ने 2023 में लॉन्च किया। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि फेनोम क्या होता है। कभी किसी फेनोम जो होता है साथी, किसी कोशिका या ऊतक या अंग या जीव या फिर प्रजाति में फेनोटाइप का संपूर्ण समूह होता है। मतलब कि उसकी जितनी भी दिखाई देने वाली विशेषता होती है उन सारी विशेषताओं को हम फेनोटाइप बोलते हैं, और उस फेनोटाइप का जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम फेनोम बोलते हैं। सरकार ने क्या किया? लॉन्च किया फेनोम इंडिया विजन या परियोजना 2023 में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। CSIR ने इसको स्टार्ट किया। यह एक दीर्घकालिक डेटा समृद्धि अध्ययन है जो कई वर्ष तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर क्या करेगा? नजर रखेगा। हमारे लिए जरूरी है कि भाई इसको लॉन्च कब किया गया? हाँ बहुत जरूरी है, किसने लॉन्च किया, ध्यान रखेंगे। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया है। कहाँ पे है? कौन? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। याद रखेंगे आपका HP में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सब ध्यान रखेंगे। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कसौली में पड़ता है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब ने टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन यानी TND को लॉन्च किया है। यह वैक्सीन टिटनेस और डिप्थीरिया जैसे 2 गंभीर जीवाणु बीमारी के खिलाफ सुरक्षा देगा। नया टीका जो हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, कमेंट करके बताना ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, इसमें शामिल किया गया है, तो थोड़ा सा बेहतर होगा, थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि WHO ने कहा टिटनेस और डिप्थीरिया पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।